नमस्ते दोस्तों, मैं राहुल सिंह आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिंह जी पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम कुमार गौरव सर की फूल पत्ती वाली क्लास की लोकप्रिय शिक्षक कुमार गौरव सर द्वारा संकलित करंट अफेयर 2022 के वार्षिक अंक का रिवीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज ये हमारी वार्षिक अंक 2022 के रिवीजन की फर्स्ट क्लास है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, यह वार्षिक अंक जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 तक की है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न वन, सॉरी प्रश्न वन तो प्रश्न इसमें दिए नहीं है, लेकिन उनका जो निचोड़ है उस हिसाब से डिटेल में दिया है उनका। ओके, पहला है मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय। ओके, मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बने हैं वो उसमें बताए गए हैं। ओके, पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट है मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मेरठ उत्तर प्रदेश में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है। ओके, अगर मानो क्वेश्चन आएगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की आधारशिला किस शहर में या किस राज्य में रखी गई है, इसका उत्तर हो जाएगा मेरठ में। ओके, उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में। ओके, 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ओके, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर। ओके, अगला टॉपिक देखते हैं, मतलब अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ करंट अफेयर क्या कौन सा है। ये दिया हुआ है पहला पेपरलेस उच्च न्यायालय। ओके, पहला पेपरलेस उच्च न्यायालय से डिटेल में जो जानकारी दी है वो यहाँ दी गई है। पहली जो जानकारी है 1 जनवरी 2022 को केरल उच्च न्यायालय भारत का पहला कागज रहित कोर्ट बना है, जिसका उद्घाटन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने किया है। ओके, दूसरा दिया है ई फ्लाइंग और कागज रहित अदालतों न्याय के वर्गीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ऑप्शन 3 हो जाएगा भारत में वर्तमान में 25 न्यायालय हैं, उच्च न्यायालय हैं। ओके, हाई कोर्ट है, HC। ओके, हमारा जो फर्स्ट पेपरलेस जो उच्च न्यायालय है वो है केरल का उच्च न्यायालय, जो कि 1 जनवरी 2022 को घोषित किया गया था। अगला देखते हैं, अगला क्या है। अगला दिया है विश्व की सबसे लंबी मेट्रो रेल लाइन। जो विश्व की सबसे लंबी मेट्रो रेल लाइन है उसका जो डिटेल में दिया हुआ है यहाँ। अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है, ओके, तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक दे देंगे, कृपया वहाँ से PDF डाउनलोड कर लें। ओके, चीन के संघाई प्रांत में विश्व की सबसे लंबी मेट्रो रेल लाइन का उद्घाटन किया गया। ओके, इसके साथ ही संघाई में मेट्रो नेटवर्क की कुल लंबाई 831 किलोमीटर हो गई है। अगर पूछे विश्व की सबसे लंबी मेट्रो लाइन कहाँ या किसने स्टार्ट की है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन तो होंगे, उसमें हो जाएगा ऑप्शन 1 चीन, तो हम चीन पर उत्तर लगा देंगे। ओके, चीन हो जाएगा इसका सही उत्तर। चीन के संघाई प्रांत में विश्व की सबसे लंबी मेट्रो रेल लाइन का उद्घाटन किया गया है। यह विश्व भर में सबसे लंबा मेट्रो नेटवर्क बन गया है। कितना? 831 किलोमीटर। सबसे, अगर मानो क्वेश्चन में पूछा गया है विश्व का सबसे लंबा मेट्रो नेटवर्क किस राज्य में, सॉरी किस देश में है, इसका उत्तर हो जाएगा चीन। ओके, संघाई चीन की यांगत्जे नदी के दक्षिणी मुहाने पर है। अगर पूछे क्वेश्चन में जो संघाई चीन है वो कहाँ है, वो है यांगत्जे नदी के दक्षिणी मुहाने पर, यांगत्जे नदी के दक्षिणी मुहाने पर। ओके, अगला देखते हैं। अगला दिया हुआ है भारत का पहला LPG युक्त और धुआं मुक्त राज्य। इसके बारे में डिटेल में जानकारी दी गई हुई है। पॉइंट 1 है केंद्र सरकार की उज्ज्वला और प्रदेश सरकार की गृहिणी सुविधा योजना की बदौलत हिमाचल प्रदेश भारत का पहला LPG युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है। ओके, भारत का पहला LPG युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है हमारा HP हिमाचल प्रदेश।
पहला रेबीज मुक्त राज्य, अगर मानो क्वेश्चन में आया पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन सा है, वो हो जाएगा तुम्हारा गोवा। गोवा पहला रेबीज मुक्त राज्य है। और एलपीजी और धुआं मुक्त राज्य पहला बना एचबी। ओके, पहला हर घर जल प्रमाणित वाला राज्य भी गोवा है। ओके, अगला देखते हैं, अगला टॉपिक किस पर है। अगला टॉपिक है हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी। ओके, के बारे में जानकारी दी गई है। 3 जनवरी 2022 को केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने, ये केंद्रीय आयुष मंत्री कौन है, हमारे केंद्रीय आयुष मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। ओके, केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हैदराबाद मतलब तेलंगाना में हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी है। ओके, कहाँ है हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी, यह है हमारे हैदराबाद में, तेलंगाना के हैदराबाद। अगला टॉपिक देखते हैं किस पर है। तिंकोमाली तेल टैंक फॉर्म। तिंकोमाली तेल टैंक फॉर्म से जितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं लिखी गई हैं। पहला पॉइंट है श्रीलंका के मंत्रिमंडल ने 4 जनवरी 2022 को भारत के साथ तिंकोमाली तेल टैंक फॉर्म को संयुक्त रूप से विकसित करने की मंजूरी प्रदान की है। ओके, किसने, श्रीलंका ने। यह तिंकोमाली के गहरे पानी में स्थित प्राकृतिक बंदरगाह के करीब चाइना बे में स्थित है। ओके, अगर पूछे तिंकोमाली तेल टैंक फॉर्म कहाँ है, यह चाइना बे में स्थित है। ओके, अगला पॉइंट है इस संयुक्त विकास के प्रस्ताव की परिकल्पना 35 वर्ष पूर्व भारत श्रीलंका समझौते 1987 में की गई थी। ओके, मानो जैसे क्वेश्चन आएगा तिरुकोमाली तेल टैंक फॉर्म का समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ है, इसका उत्तर हो जाएगा भारत और श्रीलंका के बीच। और यह समझौता 1987 में हुआ था, 35 वर्ष पहले। ओके, अगला देखते हैं। अगला दिया हुआ है साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप सिंप्लीफाई। ओके, अल्फाबेट के स्वामित्व वाली गूगल ने 4 जनवरी 2022 को कंपनी की क्लाउड डिजिटल ने इजरायली साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप सिंप्लीफाई का अधिग्रहण किया है। ओके, सिंप्लीफाई ओमस स्टर्न के नेतृत्व वाला स्टार्टअप है। इजरायली साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप सिंप्लीफाई सिक्योरिटी के साथ साथ ऑटोमेशन और रेस्पोरेंस सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती है। ओके, ये समझ में आया थे। साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप है जैसे सिंप्लीफाई, यह किसके द्वारा स्टार्ट किया, किसका स्टार्टअप है, इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर ऑप्शन इजराइल। ये इजराइल का स्टार्टअप है। इजरायली साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप सिंप्लीफाई सिक्योरिटी के साथ साथ ऑटोमेशन और रेस्पोरेंस सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती है। ओके, अगला देखते हैं। अगला है कॉम्पल टॉय क्लस्टर। अगर मानो कॉम्पल टॉय क्लस्टर का फॉर्म आ जाए, टॉय मैंने जानते हो आप, इसका पॉइंट दिया हुआ है कर्नाटक में 400 एकड़ जमीन पर निर्मित कॉम्पल टॉय क्लस्टर भारत का पहला खिलौना निर्मित क्लस्टर है जो मार्च 2022 में संचालित किया गया है। ओके, इसमें क्वेश्चन आएगा जैसे मानो भारत का पहला खिलौना निर्मित क्लस्टर कौन सा है, इसका उत्तर देंगे हम कोप्पल टॉय क्लस्टर, और जो कहाँ पर है, ये हमारे कर्नाटक में। ओके, KR में। अगर आप PDF को डाउनलोड करना चाहते हो तो हम टेलीग्राम बॉक्स में PDF को डाल देंगे और टेलीग्राम की लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। चलो अगला देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 5 जनवरी 2022 को एंटीगुआ और बारमूडा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में शामिल होने वाला 102वां देश बन गया है। ओके, इसमें दिया हुआ है 5 जनवरी 2022 को एंटीगुआ और बारमूडा में ये देश हैं, ये ISA में शामिल होने वाले
102वें देश बन गए हैं। अगर जैसे मानो क्वेश्चन पूछा जा रहा है पेपर में, जैसे मानो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 100 हाल ही में शामिल होने वाला देश कौन सा है, ये हो जाएगा एंटीगुआ और बारबुडा। ओके, अगला पॉइंट दिया हुआ है, भारतीय उच्चायुक्त डॉक्टर KJ श्रीनिवासन की मौजूदगी में एंटीगुआ और बारबुडा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुए। अब मानो उसमें पूछा गया कि एंटीगुआ और बारबुडा किसके मौजूदगी में ISA मतलब अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुए। इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर KJ श्रीनिवासन की मौजूदगी में। कुमार गौरव ने इस बुक को इतनी ही बड़ी आसानी से, बड़ी आसानी तो नहीं, बहुत ही परेशानियों से बनाया। बस ये गजब, इसमें कुछ भी नहीं कह सकते, सब कुछ चीज़ का निचोड़ दे रखा है इसमें, किसने कब भाग लिया, क्यों लिया। ओके, अगर टॉपिक दे रखा है पॉइंट, पिछले वर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका 101वां देश सदस्य देश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ था। 102वां पूछे, 102वां हो जाएगा तो एंटीगुआ बारबुडा, और 101वां पूछे तो ये हो जाएगा तुम्हारा USA। ओके, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन एक भारतीय पहल है जिसे भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा 30 नवंबर 2015 को पेरिस मतलब फ्रांस में COP25 में 121 सौर गठबंधन समृद्ध राष्ट्रों के साथ शुरू किया गया था। अब वो पूछने लगे ISA कब स्टार्ट हुआ था। ISA अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो स्टार्ट हुआ था, यह हुआ था 30 नवंबर 2015 को। ओके, अगला पॉइंट दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन संधि आधारित एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका प्रारंभिक कार्य वित्त पोषण और प्रौद्योगिकी की लागत को कम करके सौर ऊर्जा को उत्प्रेषित करना है। ओके, अगला पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड को लागू करने वाला नोडल एजेंसी। आप पूछने लगे किस एजेंसी ने या किस संगठन ने या किस गठबंधन ने वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड लागू किया है। इसका उत्तर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ने मतलब ISA ने। ओके, अगला पॉइंट दिया हुआ है, इसका मुख्यालय भारत में स्थित है तथा अंतरिम मुख्यालय गुरुग्राम में स्थापित किया जा रहा है। जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है इसका मुख्यालय भारत में स्थित है और अंतरिम सचिवालय गुरुग्राम में। ISA के बारे में जितनी भी जानकारी थी कुमार गौरव ने पूरी जानकारी इसमें लिख दी है। ओके, और ये हमने आपको इस प्रकार से बता दी। अगला देखते हैं, अगला है ओपन रॉक संग्रहालय। ओपन रॉक संग्रहालय के बारे में जानकारी दी हुई है। पॉइंट 1 दिया हुआ है, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने 6 जनवरी 2022 को हैदराबाद मतलब तेलंगाना में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया है। मानो हमारे एक क्वेश्चन आया, पहला ओपन रॉक संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है, फर्स्ट ओपन रॉक संग्रहालय, इसका जो उत्तर हो जाएगा हैदराबाद में। ओके, तेलंगाना में। ओके, अब वो पूछने लगे कब स्टार्ट हुआ। ये जो कब स्टार्ट हुआ ये हुआ था जनवरी 2022 में। और किसने किया, ये भी तो आ सकता है क्वेश्चन। ये किया था डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। डॉक्टर लगाओ या नहीं लगाओ, लेकिन ये सत्य नहीं, जितेंद्र सिंह ने। जितेंद्र सिंह ने। और ये हमारे कौन है, ये हमारे केंद्रीय मंत्री हैं। एक ही क्वेश्चन में कुमार गौरव ने इतनी हिसाब से क्वेश्चन सबरे बना के रखे हैं जिससे हमारे रसगुल्ला को कोई परेशानी नहीं हो। अगला पॉइंट दिया हुआ है, भारत में हैदराबाद रियासत का विलय वर्ष 1948 में ऑपरेशन पोलो के द्वारा किया गया था। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। ओके, कितनी भी गहरा इसकी बात बताई है सब, जो कि हमारी महत्वपूर्ण परीक्षा SSC GD जो आने वाली है उसमें इससे बाहर कुछ नहीं आए, सब कुछ निचोड़ इसमें दे दिया है। ओके, अगला देखते हैं अगला पॉइंट है ब्लू बुक क्या है। जो ब्लू बुक है यह क्या है, इसके बारे में देखते हैं, जानकारी देखते हैं।
5 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला पंजाब के हुसैनीवाला में राष्ट्रीय शहीद स्मारक से लगभग 30 किलोमीटर दूर एक फ्लाईओवर पर 15-20 मिनट के लिए कुछ प्रदर्शनकारियों के कारण ठहर गया, जो कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में एक बड़ी चूक बताई गई। ओके, यह कब हुई थी प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक? जनवरी 2022 में। ओके, आज से 1 साल पहले। प्रदर्शनकारियों को लेकर खुफिया इनपुट मिलने के बावजूद पंजाब पुलिस ने ब्लू बुक नियमों का पालन नहीं किया। जो ब्लू बुक के बारे में देखने की जानकारी क्या है? ब्लू बुक एक तरह से गाइडलाइंस का समूह है जिसमें किसी भी वीआईपी की सुरक्षा को लेकर फॉलो किए जाने वाले नियमों की जानकारी लिखी होती है। हालांकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी एसपीजी के पास है और एसपीजी की ब्लू बुक के हिसाब से ही पीएम सिक्योरिटी का ख्याल रखा जाता है। इस ब्लू बुक में पीएम सिक्योरिटी में फॉलो की जाने वाली गाइडलाइंस की पूरी जानकारी लिखी होती है और उसके हिसाब से ही प्रोटोकॉल तय होता है। ब्लू बुक के अनुसार सिर्फ एसपीजी को ही नहीं बल्कि स्टेट पुलिस को भी इसके हिसाब से व्यवस्था करनी होती है और गाइडलाइंस के हिसाब से प्रधानमंत्री का कार्यक्रम तय किया जाता है। इसकी वजह से पंजाब पुलिस पर भी इसकी अनदेखी करने के आरोप लगे हैं। गृह मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर चूक की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता कैबिनेट सचिवालय के सचिव सुधीर कुमार सक्सेना ने की। ओके, इंदु मल्होत्रा समिति, अगर मानो क्वेश्चन आ जाएगा हमें इंदु मल्होत्रा समिति किसके लिए गठित की गई? इंदु मल्होत्रा जो समिति गठित की गई है वह प्रधानमंत्री की चूक में होने वाली कमियों को जानने के लिए की गई है। ओके, किस प्रकार से कमी हुई? ओके, इंक्वायरी के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री की जनवरी 2022 में पंजाब यात्रा के दौरान हुई सुरक्षा की चूक की जांच के लिए गठित 5 सदस्यीय समिति का अध्यक्ष इंदु मल्होत्रा को बनाया गया है। इंदु मल्होत्रा सुप्रीम कोर्ट की एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश है। वह पहली ऐसी महिला अधिवक्ता थी जो वकील से सीधा सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनी। ओके, इसमें देखो कितने क्वेश्चन दे रखे हैं। ब्लू बुक क्या है? ब्लू बुक, एक तो पहली बार जानकारी ब्लू बुक क्या है। ब्लू बुक वह बुक है जिसमें हमारे प्रधानमंत्री की व्यवस्था की जानकारी है, किस प्रकार से उनको सुरक्षा रखी जाए। ओके, ब्लू बुक जो सुरक्षा में चूक हुई थी उसके लिए प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के लिए एक सदस्य समिति बनाई गई है जो कि इंदु मल्होत्रा समिति है। ओके, ये जांच होगी, कौन जांच करेगी? इंदु मल्होत्रा समय कमेटी। ओके, जो इसकी अध्यक्ष हैं, इसके अध्यक्ष कौन है देख तो दो आप। क्वेश्चन में से क्वेश्चन जिस प्रकार से क्वेश्चन में आंसर बन रहा है उसी आंसर का एक और क्वेश्चन बना के इसमें इस प्रकार से वर्णन किया हुआ है। अब इंदु मल्होत्रा कौन है? जो इंदु मल्होत्रा ये है सुप्रीम कोर्ट की पहली अधिवक्ता है जो सीधे सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनी है। ओके, अगर आप देखते हैं अगला जो टॉपिक दिया है किस बात पर है? भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग बैन। ओके, भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग बैन हुई थी, ये इसके बारे में देखते हैं क्या जानकारी मिलती है। 7 जनवरी 2022 को खादी और उद्योग आयोग के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के सिरौरा गांव में भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग लॉन्च की गई थी। जो मोबाइल हनी प्रोसेसिंग यह कब लॉन्च की गई थी? ये लॉन्च की गई 7 जनवरी को।
और 2022 में। इसके द्वारा ये द्वारा की गई थी खाद्य उद्योग ग्राम खाद्य ग्राम उद्योग आयोग के द्वारा, ओके, KVIC के द्वारा। और KVIC के जो हेड हैं वो कौन है? KVIC के जो हेड हैं वो हैं विनय कुमार सक्सेना, विनय कुमार सक्सेना, ओके। और जो स्टार्ट हुई थी, कहाँ स्टार्ट हुई थी, कहाँ? यह हुई थी यूपी के गाजियाबाद के किरौरा गांव में, ओके। खाद्य उद्योग ग्राम आयोग के देखने इसके बारे में क्या लिखा है? खाद्य ग्राम उद्योग आयोग 1956 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। जो हमारी जो KVIC है, इसकी जो स्थापना हुई थी ST, वो एक्ट 1956 एक्ट के द्वारा हुई थी, ओके। खाद्य उद्योग ग्राम आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष मनोज कुमार हैं। इसके दो नव नियुक्त अध्यक्ष हैं, नवनियुक्त अध्यक्ष ये हमारे मनोज कुमार, ओके, मनोज। यह सूक्ष्म लघु और माध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इस आयोग ने वर्ष 2017-18 में हनी मिशन कार्यक्रम लॉन्च किया था। KVIC ने वर्ष 2017-18 में हनी मिशन कार्यक्रम शुरू किया था, ओके। हनी मिशन कार्यक्रम शुरू किया, ओके। थोड़ा राइटिंग मेरी से आती है, पहली बार इतना ज़्यादा लिखा नहीं है अभी, ओके। जो पूरा विस्तार हमने इसमें इस प्रकार से लिख दिया है, जो कुमार गौरव ने इस प्रकार से लिखा है, हमने इस प्रकार से लिखा है। पहला है मोबाइल हनी प्रोसेसिंग क्या है, ओके। जो इसे लॉन्च किया गया था, 7 जनवरी 2022 को KVIC मतलब खाद्य ग्राम उद्योग आयोग द्वारा इसे लॉन्च किया गया था, जिसके हेड विनय कुमार सक्सेना हैं। और खाद्य ग्राम उद्योग की स्थापना 1956 एक्ट से हुई थी और इसके नवनियुक्त अध्यक्ष हैं मनोज कुमार, ओके। वर्ष 2017-18 में हनी मिशन कार्यक्रम KVIC मतलब खाद्य ग्राम उद्योग द्वारा स्टार्ट किया गया था। और जो मोबाइल हनी प्रोसेसिंग है, यह यूपी के गाजियाबाद के सिरौरा गांव में स्टार्ट हुई है। अगला देखते हैं, अगला कौन सा प्रश्न है। अगला दिया हुआ है जनरल विपिन रावत सैनिक स्कूल है। जनरल विपिन रावत सैनिक स्कूल, यह जनरल विपिन रावत हमारे फर्स्ट CDS जिनकी दुर्घटना में हाईवे मतलब हेलीकॉप्टर क्रैश से मौत हो गई थी। देखते हैं पॉइंट क्या दिया है। भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मैनपुरी जनपद में स्थित सैनिक स्कूल का नाम जनरल विपिन रावत सैनिक स्कूल करने की घोषणा की है, ओके। प्रधान रक्षा अध्यक्ष जनरल विपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और सैनिक के 12 अन्य अधिकारीगत 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कुन्नूर के पास हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हो गए। हाल ही में जनरल विपिन रावत को पद्म भूषण 2022 से सम्मानित किया गया है, ओके। अब जैसे हम अपने हिसाब से देखें, जनरल विपिन रावत सैनिक स्कूल, जनरल विपिन रावत सैनिक स्कूल, ओके। का जो इसका पुराना नाम था मैनपुरी
सैनिक स्कूल, जो कि कहाँ है, हुआ था मैनपुरी में। ओके, यूपी के मैनपुरी में। और यह किसकी श्रद्धांजलि में दिया गया? जनरल बिपिन रावत की श्रद्धांजलि में, जिनकी जो दुर्घटना में कैद हुई थी वो 8 दिसंबर 2021 में 2021 में उनकी मृत्यु हुई थी। फिर दुर्घटना मतलब सॉरी मृत्यु में शहीद हुए थे। और इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, पद्म भूषण से, पद्म विभूषण से, विभूषण है सॉरी भूषण नहीं है, 2022 से। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न किस प्रकार से दिया है। चीफ ऑफ डिफेंस के बारे में जानकारी दी हुई है। चीफ ऑफ डिफेंस, जो वर्तमान में हमारे चीफ ऑफ डिफेंस हैं वो हैं अनिल चौहान, अनिल चौहान। रक्षा मंत्रालय के ने नए चीफ ऑफ स्टाफ डिफेंस स्टाफ के लिए सेवानिवृत्ति एक सेवारत दोनों अधिकारियों की नियुक्ति संबंधी 3 रक्षा बलों के नियमों में संशोधन करते हुए 7 जून 2022 को एक गजट अधिसूचना जारी की है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति से संबंधित तीनों सैन्य बलों के नियमों में बदलाव किया गया, जिसके तहत तीनों सेनाओं में 62 वर्ष से कम आयु के लेफ्टिनेंट जनरल या जनरल स्तर के सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारियों को CDS नियुक्त किया जा सकता है। जिसकी उम्र वैसे कम हो उनको नियुक्त किया जा सकता है। भारत के वर्तमान चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है। ओके, क्वेश्चन आए जैसे वर्तमान के वर्तमान के CDS कौन है, वो है हमारे लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला दिया हुआ है एंटोनोव 225 मारिया क्या है? यह एक मतलब क्या है? यह एक विमान है जो कि यूक्रेन और रसिया के युद्ध के समय क्षतिग्रस्त मतलब नष्ट हो गया। ओके, यूक्रेन में रूस युद्ध में विश्व का सबसे बड़ा कार्गो विमान एंटोनोव 225 मारिया तबाह हो गया। कीव के पास मौजूद एयरफील्ड में खड़ा यह विमान रूस की गोलाबारी में नष्ट हो गया। विमान का नाम AN 225 मारिया है, जिसका यूक्रेन भाषा में अर्थ सपना था। ओके, यूक्रेन के वर्तमान राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की हैं। ओके, इसका कोई सिस्टम मानो क्वेश्चन आया जैसे एंटोनोव 225 मारिया क्या था? एंटोनोव 225 मारिया विश्व का सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल था। ओके, जो यूक्रेन और रूस के युद्ध के समय रूस की ओर से आने वाली मिसाइलों ने उसका काम तमाम कर दिया। ओके, जिसका जो नाम था वो सपना था यूक्रेन भाषा में। ओके, आगे देखते हैं, अगला दिया हुआ है प्रधानमंत्री संग्रहालय। प्रधानमंत्री संग्रहालय से संबंधित बात देखें। 14 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? PM नरेंद्र मोदी द्वारा ही। ओके, नरेंद्र मोदी द्वारा। पहले इस संग्रहालय को नेहरू संग्रहालय भवन के नाम से जाना जाता था। पुराना नाम क्या है इसका? इसका पुराना नाम है नेहरू संग्रहालय भवन। ओके, नेहरू संग्रहालय भवन। आगे देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया? ओके, ये क्वेश्चन बनेगा इस प्रकार से, देखते हैं। 15 जनवरी 2022 को सेना दिवस के अवसर पर जैसलमेर राजस्थान के भारत पाकिस्तान सीमा पर लोंगेवाला में खादी के कपड़े से बना विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित किया गया। ओके,
ये लोंगेवाला ये राजस्थान में है, जहाँ बॉर्डर फिल्म जो बनी है ये इसी लोंगेवाला चौकी पर बनी है। ओके, लोंगेवाला भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 की ऐतिहासिक लड़ाई का केंद्र स्थल है। ओके, यह स्मारक राष्ट्रीय ध्वज 225 फीट मीटर लंबा और 150 फीट चौड़ा है। यह स्मारक राष्ट्रीय ध्वज भारतीय की सामूहिक भावना के साथ साथ खादी शिल्प कला की विरासत का प्रतीक है। राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ओके, अगर पूछे ले विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराएगा, इसका जो उत्तर हो जाएगा वह भारत और पाकिस्तान बॉर्डर की सीमा पर राजस्थान के लोंगेवाला में फहराया गया है। और पूछने लगे प्रश्न में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था, राष्ट्रीय ध्वज को 12 जुलाई 1947 में अपनाया गया। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न मानो इनको, उनसे इम्पोर्टेंट पूरी जानकारी कुमार गौरव ने इसमें लिख रखी है। ओके, भारत का पहला नैपकिन मुक्त गांव कौन सा है? ओके, पॉइंट दिए हुए हैं। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने 13 जनवरी 2022 को एर्नाकुलम जिले के एक छोटे से गांव कुंबली, ओके, कुंबलंगी को भारत का पहला नैपकिन मुक्त गांव घोषित किया गया। भारत का पहला नैपकिन मुक्त गांव कौन सा है? वह कुंबलंगी, जो कि कहाँ का है? केरल का। और केरल के राज्यपाल कौन है? केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। ओके, इससे पूर्व इन गांवों ने भारत के पहले मॉडल पर्यटन गांव के रूप में भी प्रशंसा प्राप्त की है। यह कदम अवलकाई पहल का एक हिस्सा है, जिसे HLL संबंधी अकादमी और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की सिंगल योजना के सहयोग से एर्नाकुलम संसदीय क्षेत्र में लागू किया गया है। केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है, और जबकि इसके राज्यपाल कौन है? राज्यपाल हैं इसके आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला दिया है पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र। ओके, पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ है? डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल DUK और सेंटर फॉर मेटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी के सहयोग से 86.41 करोड़ रुपए में भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल में स्थापित किया गया है। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल में स्थापित किया जाएगा। ओके, यह भारत का पहला ग्राफीन रिसर्च व एंड डेवलपमेंट इनक्यूबेटर होगा। ओके, इस परियोजना को भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। ओके, पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ होगा? वह होगा केरल में। इसका सीधा सा उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की जाएगी? भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई है या जाएगी। ओके, जब तो गई थी अब जाएगी, सॉरी जब जाएगी अब गई है। यह सेटअप स्टेट की फ्रांस स्टेडियम पेरिस में होने वाली वर्ष 2024 पैरा ओलंपिक में भारत की पदक संभावना में सुधार करेगा। ओके, यह स्थापित की गई है भारत के उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी के नाम पर मेट्रो स्टेशन का नाम कौन सा देश रख पाएगा? पॉइंट दिए हो इसमें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ। मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन है? प्रविंद कुमार जगन्नाथ। ओके, ने 20 जनवरी 2022 को संयुक्त रूप से मॉरिशस में सामाजिक आवास इकाई परियोजना का उद्घाटन किया था। इस दौरान मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ ने घोषणा की कि
मॉरिशस में अब एक बड़े मेट्रो स्टेशन का नाम भारत के गौरव महात्मा गांधी के नाम पर रखा जाएगा। अगला टॉपिक है, अगला प्रश्न देखते हैं किस प्रकार से। एयर इंडिया, ओके, 27 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने एयर इंडिया को टाटा सन्स को सौंप दिया। प्रश्न आएगा एयर इंडिया को किसके अधीन है, तो इसका हो जाएगा टाटा सन्स। इससे ऋण में डूबी एयर इंडिया के हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी हो गई। एयर इंडिया के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीईओ कैंपबेल विल्सन है। एयर इंडिया के जो सीईओ हैं वो कौन है? सॉरी वे दो बार लगी, चलो दिख रहा है भाई, ये नहीं, कैंपबेल विल्सन। इसके साथ ही टाटा समूह ने एयरलाइंस के राष्ट्रीयकरण के 69 वर्ष बाद एयर इंडिया का स्वामित्व हासिल कर लिया है। टाटा सन्स की पूर्ति स्वामित्व वाली सहायक कंपनी टेलेंस प्राइवेट लिमिटेड को एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस के 100% एक्टिविटी शेयर मिले हैं। एयरलाइंस की स्थापना 1932 में टाटा एयरलाइंस के रूप में की गई थी। एयरलाइंस की जो स्थापना की गई थी, एयरलाइंस की स्थापना, इसका जो पुराना नाम है एयरलाइंस है, ओके, एयरलाइंस पुराना नाम एयरलाइंस, ओके। इसकी जो स्थापना की गई थी 1932 में की गई थी। वर्ष 1946 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद टाटा एयरलाइंस को एक सार्वजनिक कंपनी में बदल दिया गया और नाम बदलकर एयर इंडिया लिमिटेड कर दिया गया। फिर 1946 में इसका जो नाम बदला गया था 14 साल बाद, ओके। अगला टॉपिक देखते हैं किस पर है, अगला प्रश्न है राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2022 क्या है, ओके। 10 से 11 मार्च 2022 को संसद के सेंट्रल हॉल नई दिल्ली में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया। इसका आयोजन लोकसभा सचिवालय और युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इसका उद्देश्य 18.25 आयु वर्ग के युवाओं की आवाज़ सुनना है जिन्हें वोट देने की अनुमति है लेकिन चुनाव नहीं लड़ सकते। लोकसभा दो सदस्य न्यूनतम आयु होगी 25, लेकिन राज्यसभा की न्यूनतम आयु होगी 30 वर्ष, ओके। वो पूछने लगे क्वेश्चन आएगा जैसे राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का जो आयोजन है वो कहाँ किया गया है, इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर ऑप्शन सेंट्रल हॉल में। कहाँ की? दिल्ली के, नई दिल्ली के संसद के सेंट्रल हॉल में। कौन सा संस्करण है? 2022 में ये 3rd संस्करण है, ओके। आगे देखते हैं अगला टॉपिक के प्रश्न जो भी है। इसमें दिया प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के मिश्रण की पहली परियोजना, ओके। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने मध्य प्रदेश के इंदौर में प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के मिश्रण की भारत की पहली अपनी तरह की पहली परियोजना शुरू की गई है। कहाँ की गई है? मध्य प्रदेश के इंदौर में, ओके। इंदौर में कार्यरत HPCL के साथ गेल की संयुक्त उद्यमी जेवी कंपनी अवंतिका गैस लिमिटेड को हाइड्रोजन मिश्रित प्राकृतिक गैस की आपूर्ति की जाएगी, ओके। अगला टॉपिक देखते हैं, अगला टॉपिक क्या है, प्रश्न है बनने वाला। भारत का पहला कोयला मेथनॉल पायलट संयंत्र, ओके। तो जो पॉइंट देखते हैं, केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे, जो केंद्रीय भारी उद्योग के जो मंत्री हैं वो हैं तुम्हारे महेंद्र नाथ पांडे ने फरवरी 15 जनवरी 2022 को भारत का पहला कोयले से मेथनॉल पायलट संयंत्र देश को समर्पित किया। कौन सा? भारत का पहला कोयले मेथनॉल पायलट संयंत्र जो कि कोयले से मेथनॉल बनेगी, तो किसके द्वारा समर्पित किया गया? महेंद्र नाथ पांडे जो कि केंद्रीय भारी उद्योग के मंत्री हैं। इसका निर्माण भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा किया गया। अगर क्वेश्चन आए
पहला भारत कोयला मेथनॉल पायलट संयंत्र का उद्घाटन का निर्माण या की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यह की गई थी भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा। ओके, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगला देखते हैं, भारत हैवी लिमिटेड इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और स्थापित 0.25 टीपीडी क्षमता का TTM पायलट संयंत्र वर्तमान में राख की उच्च मात्रा वाले भारतीय कोयले में 99% से अधिक शुद्धता के साथ मेथेनॉल का उत्पादन कर रहा है। ओके, एंथ्रासाइड, बिटुमिस, लिग्नाइट तथा पीट कोयले के प्रकार हैं। अगर मानो साइंस में हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एंथ्रासाइड, ब्यूटेमिस, मिनस, लेक्टेसाइट तथा पीट कोयले के प्रकार हैं। ये कोयले के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। अगला जो टॉपिक देखते हैं, अगला प्रश्न है वो दिया हुआ है 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला। 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2022 का आयोजन 19 मार्च से 4 अप्रैल 2022 तक फरीदाबाद के हरियाणा में किया गया। इस मेले का आयोजन सूरजकुंड मेला प्राधिकरण एवं हरियाणा पर्यटन द्वारा केंद्रीय पर्यटन, कपड़ा, संस्कृति और विदेश मंत्रालय के सहयोग से किया जाता है। इस वर्ष के मेले में उज्बेकिस्तान ने भागीदारी राष्ट्र के रूप में भाग लिया। इस वर्ष मेले की थीम स्टेट जम्मू कश्मीर है। अब जैसे मानो क्वेश्चन में आइए, 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ आयोजित किया जा रहा है? यह किया जा रहा है हरियाणा के फरीदाबाद में। और इसमें भागीदारी जो मतलब जिसमें भागीदारी लिए वह राष्ट्र कौन सा? भागीदारी राष्ट्र है उज्बेकिस्तान। ओके, और इसमें थीम स्टेट क्या है? थीम स्टेट, इसमें जो थीम स्टेट है वह हमारा जम्मू कश्मीर। ओके, जम्मू कश्मीर। अगला देखते हैं, गणतंत्र दिवस 2022। गणतंत्र दिवस परेड 2022 26 जनवरी 2022 को 73वां गणतंत्र दिवस मनाएगा। ओके, यह ध्यान रखना है, इसमें हम एक आगे पीछे कर देते हैं। 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया था 2022 में, लेकिन अब 26 तारीख को कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा 74वां गणतंत्र दिवस। ओके, अब देखते हैं क्यों उन्होंने क्या जीता। 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाली 12 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तर प्रदेश की झांकी सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुनी गई। क्वेश्चन पूछा जाए, गणतंत्र दिवस 2022 में सबसे जो बेस्ट झांकी थी किस राज्य की चुनी गई? इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर ऑप्शन जो भी होगा उत्तर प्रदेश। ओके, तीनों सेनाओं में भारतीय नौसेना की मार्चिंग टुकड़ी को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी के रूप में चुना गया। अगर क्वेश्चन पूछा जाए गणतंत्र दिवस 2022 में सबसे बेस्ट मार्चिंग टुकड़ी किस सेना की थी? वह थी भारतीय नौसेना की। ओके, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF को CAPF अन्य सहायक बलों में सर्वश्रेष्ठ टुकड़ी के रूप में नामांकित किया गया। जो कि बल की टुकड़ी में पूछा जाए, अगर मानो क्वेश्चन पूछा गया गणतंत्र दिवस परेड 2022 में सर्वश्रेष्ठ जो बल की टुकड़ी थी वह कौन थी? उसका हो जाएगा CISF। ओके, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। जो सर्वाधिक जो अच्छी झांकी थी वह थी उत्तर प्रदेश की। जो सर्वाधिक जो सेना की मार्चिंग वह थी तुम्हारी भारतीय नौसेना की। और जो सर्वश्रेष्ठ टुकड़ी थी वह थी CISF की। ओके, केंद्रीय मंत्रालयों विभागों की श्रेणी में शिक्षा मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय की झांकियों को संयुक्त विजेता के रूप में घोषित किया गया। अगर माने विभाग की बातें कर ले तो उसमें किसने जीती? जो कौन बेस्ट मंत्रालय रहा? इसमें जो मंत्रालय संयुक्त बेस्ट रहे, एक तो हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय,
शिक्षा मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय। ओके, लोकप्रिय श्रेणी में राज्य तथा संघ शासित प्रदेशों में महाराष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया। देखो सबसे पहले हो जाएगा सर्वश्रेष्ठ झांकी किसकी थी, वह थी तुम्हारी उत्तर प्रदेश की। सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी किसकी थी, वह थी भारतीय नौसेना की। सर्वश्रेष्ठ टुकड़ी जो कि बलों की टुकड़ी थी वह किसकी थी, CISF की। सर्वश्रेष्ठ विभागों की झांकियां या मंत्रालयों की झांकियां किसी किसकी थी, वह थी शिक्षा मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय। और पूछने लगे लोकप्रिय श्रेणी में सबसे बेस्ट झांकी किसकी थी, वह थी हमारे महाराष्ट्र की। ओके, अगला देखते हैं, अगला टॉपिक है जो भी बनता है प्रश्न। विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे, ओके, यह कहाँ है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में एक इग्लू कैफे खोला गया है जो अब विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे है। ओके, अगर क्वेश्चन पूछे लगे विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे कहाँ है, यह हो जाएगा उत्तर जम्मू कश्मीर। ओके, जो कि हाल ही में बनाया गया है। इस कैफे का नाम चिगमो है, सॉरी इसोनगू है, इसोनग्लू, जिसे वसीम शाह ने बनवाया। ओके, जो सर्वश्रेष्ठ इग्लू कैफे जो बनवाया गया था, जो सबसे बड़ा है, वो वसीम शाह ने बनवाया गया, जिसका नाम सोनोगुल है। ओके, इससे पहले सबसे बड़ा कैफे स्विट्जरलैंड में था। स्विट्जरलैंड का कैफे 33.8 फीट लंबा और 42.4 फीट व्यास का था। ओके, यह कैफे इस क्षेत्र के प्रमुख पर्यटन आकर्षणों में से एक बन गया है। एस्किमो जनजाति के बर्फ के घरों को इग्लू कहते हैं। ओके, सर्वश्रेष्ठ या सबसे बड़ा इग्लू कैफे कहाँ है, जम्मू कश्मीर। अगला टॉपिक है, प्रश्न दिया आर्टिफिशियल सलालम कोर्स। ओके, मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में भारत का पहला आर्टिफिशियल सलालम कोर्स बनने जा रहा है। ओलंपिक, एशियन गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप जैसे बड़े आयोजन आर्टिफिशियल सलालम कोर्स पर ही होते हैं। अभी दो नेचुरल कोर्स हैं जो महेश्वर और होशंगाबाद के पास नर्मदा नदी पर बनाए गए हैं। इन्हीं कोर्सों पर खिलाड़ी अभ्यास करते हैं। ओके, आर्टिफिशियल सलालम कोर्स ये कहाँ बनाया गया था, MP के भोपाल शहर में। ओके, भारत का पहला है MP के भोपाल शहर में। अगला है टॉपिक का प्रश्न देखते हैं। अगला टॉपिक दिया है किस पर, नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन। ओके, भारत में कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशंस के लिए 2 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। यह केंद्र निम्नलिखित हैं। ओके, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशंस के 2 केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं, जो कि पहला केंद्र है नेशनल सेंटर फॉर ऑफ एक्सीलेंस इन कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन, भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान जो कि बॉम्बे में है। ओके, अगला जो टॉपिक है, अगला जो केंद्र है वह है नेशनल सेंटर इन कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन। ओके, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च। ओके, यह साइंटिफिक रिसर्च जो कि बेंगलुरु में है। ओके, भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के समर्थक में से इन केंद्रों को तैयार किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, आगे दिया हुआ है अटल सुरंग। 9 फरवरी 2022 को अटल सुरंग को आधारिक तौर पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में मान्यता प्राप्त की है। जो अटल सुरंग है, इसका जो पुराना नाम था वह था रोहतांग सुरंग। ओके, यह सुरंग 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित है। ओके, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स UK का एक संगठन है जो प्रमाणिकता के साथ वैश्विक असाधारण रिकॉर्ड को सूचीबद्ध और स्थापित करता है। मनाली को हिमाचल प्रदेश से लाहौल
स्पीति घाटी से जोड़ने के लिए 9.2 किलोमीटर लंबी अटल सुरंग का निर्माण किया गया है। जो इसकी जो लंबाई है अटल सुरंग की 9.02 किलोमीटर है। ओके। नरेंद्र मोदी ने 3 अक्टूबर 2022 को यह सुरंग राष्ट्र को समर्पित की थी। यह सुरंग हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिले में मनाली के पास सोलंग घाटी को सिक्किम से जोड़ती है। इसका पूर्व में रोहतांग सुरंग के नाम से जाना जाता है, मतलब इसका जो पुराना नाम था वह था रोहतांग सुरंग। ओके, आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी। रेल मंत्रालय ने कुश्ती के किशनगंज में, और यार रेल मंत्रालय ने दिल्ली के किशनगंज में एक अत्यधिक कुश्ती अकादमी रेसलिंग अकादमी स्थापित करने की मंजूरी दी है। कहाँ? दिल्ली के किशनगंज में। यह भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी होगी और देश में कुश्ती के खेल को बढ़ावा देने के लिए उन्नत प्रशिक्षण सुविधाएं में लैस होगी। मतलब सब कुछ कंप्लीट होगा यहाँ पर। ओके, उत्तर प्रदेश में कुश्ती खेल को गोद लिया है। अगर पूछे कुश्ती खेल को, जो कुश्ती खेल है इसको, रेसलिंग को किस राज्य ने गोद लिया है? इसका उत्तर हो जाएगा यूपी। यूपी ने कुश्ती या रेसलिंग को गोद लिया है। ओके, यहाँ स्लाइड दी हुई है। ओलंपिक के इतिहास में कुश्ती खेल में भारत के द्वारा जीते गए पदक। पहला है केडी माधव। केडी माधव ने 1952 में कांस्य पदक जीता। ओके, सुनील कुमार ने 2008 में कांस्य पदक जीता। ओके, सुशील कुमार ने 2012 में रजत पदक जीता। योगेश्वर दत्त ने 2012 में कांस्य पदक जीता। साक्षी मलिक जो महिला हैं, इन्होंने 2016 में कांस्य पदक जीता। रवि दहिया ने, जो कि वर्तमान में जो पिछले पूर्व हुए थे नवीनतम जो बने हैं, रवि दहिया ने रजत पदक जीता है 2020 ओलंपिक में, और बजरंग पुनिया ने कांस्य पदक जीता है। जबकि ओलंपिक 2022 में जो गोल्ड जीता है वो जीता है नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में। नीरज चोपड़ा ने। और इसी भाला फेंक के 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। ओके, और इसी 7 अगस्त को हथकरघा दिवस भी मनाया जाता है। हथकरघा दिवस। अगर आपको कुमार गौरव सर की इसकी जो PDF डाउनलोड करनी है तो हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक दे देंगे, कृपया वहाँ से PDF डाउनलोड कर लें। ओके।